रमेश को मीना और कुणाल नाम के दो बच्चे थे। उसके पास एक ऑटो रिक्शा था। उसे चलाकर वो पैसे कमाता था। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे उसका खर्चा भी बढ़ रहा था। पर रमेश बच्चों को कभी किसी बात की कमी महसूस होने ही नहीं देता था। मीना तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, पर कुणाल हमेशा पढ़ाई में पीछे रह जाता था। इस तरह बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन कुणाल घर में बैठकर गाने गाते हुए नाच रहा था कि तभी वहां रमेश आता है और कुणाल को डांटते हुए कहता है, अरे कुणाल, बस करिए नाच गाना। अपनी बहन को देख, वो कैसे पढ़ाई में होशियार है, और एक तू है। तुझसे तो बहुत उम्मीदें रखी थी मैंने, पर तुम किसी काम के नहीं। इस तरह रमेश कुणाल को डांटकर गुस्से से वहां से चला जाता है। अब मीना की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसकी शादी के लिए रमेश दिन रात ऑटो रिक्शा चलाकर पैसे इकट्ठा करने लगता है। पर ज्यादा मेहनत की वजह से रमेश की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसी में उसकी एक दिन मौत हो जाती है। कुणाल अपने पिताजी के तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, पिताजी, आपके होते हुए मैंने आपको कभी खुशी नहीं दी, पर आज से मैं आपके सारे काम पूरे करूंगा, मेहनत करूंगा और दीदी की शादी धूमधाम से करूंगा। कुणाल उस दिन से ऑटो रिक्शा चलाने का काम करने लगता है, पर उसका ऑटो बहुत खराब हो चुका था। वो बार बार रास्ते में ही बीच में रुक जाता था। इसलिए वो अपने ऑटो रिक्शा को रमेश के दोस्त मनोज के पास ले जाता है। मनोज कुणाल को देखते कहता है, अरे बेटा, ये ऑटो तो बहुत बूढ़ा हो चुका है। मैंने तुम्हारे पिताजी को इसके बारे में भी बताया था, पर पैसे बचाने के चक्कर में उसने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये सुनकर कुणाल थोड़ी देर सोचता है और कहता है, चाचा जी, आप मुझे इस ऑटो का रिस्टोरेशन करके दो। मैं इस ऑटो को एक डीजे ऑटो में बदलना चाहता हूँ। इससे पैसे भी मिलेंगे और मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। मनोज ऑटो का रिस्टोरेशन करने लगता है। कुछ ही दिनों में ऑटो एक डीजे ऑटो में बदल जाता है, जिसे देखकर कुणाल बड़ा खुश हो जाता है। गांव में और गांव के आसपास के गांव में बस कुणाल का ही एक डीजे ऑटो रिक्शा था, इसलिए उसे रोज काम मिलने लगता है। किसी के यहाँ पार्टी हो, शादी हो या फिर जन्मदिन हो, कुणाल के डीजे ऑटो की हमेशा डिमांड रहती थी। उसी के साथ साथ कुणाल के गानों पर गांव वाले भी नाचकर खुश हो जाते थे। कुणाल ऐसे ही एक दिन एक पार्टी में डीजे बजा रहा था। लोग भी अच्छे से नाच रहे थे कि तभी वहां एक नकाबपोश आदमी बच्चे को पकड़कर ले जाते हुए कुणाल देख लेता है। अरे, ये आदमी ऐसे बच्चे को पकड़कर कहाँ ले जा रहा है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। कुणाल को शक हो जाता है और वो उसके पीछे चला जाता है। कुणाल उस आदमी के पास जाता है। वो उसका नकाब निकाल कर देखते ही कुणाल उसे पहचान जाता है कि वो आदमी एक चोर है, जिसका पोस्टर हर जगह पर लगा हुआ था। कुणाल उस चोर को मारने लगता है। तब तक वहां बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वो सारे मिलकर उस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब एक पुलिस वाला कहता है, अरे कुणाल डीजे वाले, आज तुमने तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया। इस चोर को हम कब से ढूंढ रहे थे। इसके ऊपर तो लाखों का इनाम था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से इनामी चोर हमारे हाथ आया है। थैंक यू वेरी मच। बच्चों को सही सलामत उसके माता पिता को सौंप देते हैं। दूसरे दिन पूरे गांव में डीजे ऑटो वाली की तारीफ होती है। तब कुणाल अपने पिता के तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, पिताजी, काश आप जिंदा होते तो अपने बेटे की तारीफ सुनकर खुश हो जाते। तब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं रहती। कुणाल को उसके काम के लिए लाखों का इनाम मिलता है, जिसमें वो अपने बहन मीना की शादी धूमधाम से करता है और वो अपना डीजे ऑटो रिक्शा चलाकर लोगों को खूब नचाता है और जिंदगी में खुश रहता है। अंडर वाटर डायमंड माइनिंग टनल। सुरेश और रमेश दोनों दोस्त एक साथ में मछलियां पकड़ने का काम करते थे और जो कुछ प्रॉफिट आता वो दोनों आपस में बांट लेते थे। एक बार दोनों मछलियां पकड़ रहे थे कि तभी गलती से रमेश पानी में गिर जाता है। जब तक रमेश खुद को संभालता, वह बहकर एक टनल में चला जाता है और वो सोचता है, अरे, ये मैं कहाँ आ गया और ये टनल कहाँ तक जाती है? आखिर किसने बनाई होगी ये टनल? एक बार जाकर ही देखता हूँ, बाद में सुरेश को सब बता दूंगा। इस तरह रमेश टनल से आगे जाने लगता है। उधर सुरेश थोड़ी देर के बाद चिंतित होने लगता है, अरे, ये रमेश अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? वो तैरने में तो बहुत माहिर है। लगता है कुछ तो मिला मेरे दोस्त को अंदर।
ऐसा सोचकर सुरेश भी पानी के नीचे चला जाता है। पानी के नीचे उसे भी वो टनल दिखाई देता है और रमेश भी। रमेश को देखकर सुरेश खुश हो जाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। सुरेश को देखकर रमेश हाथ का चमकीला पत्थर दिखाते हुए कहता है, अरे सुरेश, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। ये देखो तो, ये कैसा चमकीला पत्थर है। अरे रमेश, ये मामूली पत्थर नहीं लगता, ये तो कोई हीरा लगता है। पर आखिर ये तुम्हें मिला कहाँ? अरे ये तो मुझे इसी टनल में मिला, लेकिन अब हम दोनों बाहर निकलते हैं। सुनार के पास जाकर पूछेंगे ये हीरा है या सिर्फ कोई पत्थर। ये सोचकर दोनों भी टनल से बाहर निकलकर सुनार के पास वो चमकीला पत्थर लेकर जाते हैं। सुनार उस पत्थर को परख कर वो पत्थर असली हीरा है ये बताता है। ये सुनकर दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और हीरा बेचकर वो पैसे आधे आधे बांट लेते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश सुरेश से मिलकर कहता है, अरे सुरेश, क्या हम फिर से उस टनल में जाकर देखेंगे? हो सकता है फिर से कोई हीरा मिल जाए। सुरेश भी उसकी बात से राजी होता है और दोनों भी मिलकर उस टनल में जाकर हीरे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें तब वहाँ कोई हीरा नहीं मिलता। ये देखकर सुरेश कहता है, अरे रमेश, क्यों ना हम इस टनल को फिर से खोदे? हो सकता है टनल को और खोदने से हीरे मिल जाए। ऐसा कहकर वो दोनों भी उस टनल को फिर से खोदने लगते हैं। इस तरह टनल को खोदते खोदते 100 दिन बीत जाते हैं और वो टनल खोदकर एक हीरो की खान में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ हीरे ही हीरे थे। वो सब देखकर दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। तब सुरेश कहता है, अरे रमेश, इतने सारे हीरो से हमारा ही नहीं बल्कि गांव वालों का फायदा होगा। हम ये हीरे सब गांव वालों में बांट देंगे ताकि गांव की तरक्की हो और गांव में कोई भी गरीब ना रहे। सुरेश की ये बात सुनकर रमेश को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हीरो को देखकर रमेश के मन में लालच आया था। वो सुरेश से कहता है, अरे ये क्या कह रहे हो सुरेश, हमने कम से कम 100 दिन रात मेहनत करके इस टनल को खोदा है और हीरे ढूंढ निकाले, और तुम कह रहे हो कि इन हीरो को गांव वालों में बांट देंगे। कहीं तुम पागल तो नहीं हुए? तुम्हारे इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और हाँ, तुम्हें हीरे बांटने ही है तो अपने हिस्से से बांटो। इस बात पर दोनों का बहुत जोरों से झगड़ा होने लगता है। तब रमेश अपने हिस्से के हीरे लेकर घर आ जाता है। रमेश हीरे बेचकर खुद के लिए नई गाड़ी खरीद लेता है। एक ही रात में वो अमीर बन जाता है। तो सुरेश हीरे बेचकर गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगता है। रमेश के अमीर होने की बात जब डाकुओं को पता चलती है तो वो रमेश के घर में डाका डालने का प्लान करते हैं। डाकू का सरदार कहता है, आखिर एक आदमी एक रात में ही माला माल कैसे बन सकता है? जरूर उसे कुछ तो खजाना मिला है। हम कल रात को ही जाकर उसके घर में डाका डालेंगे। ये सोचकर डाकू के साथ कुछ लोग रमेश के घर डाका डालते हैं। वो डाकू रमेश से कहता है, अरे ओ रमेश, चल, जितना भी माल है सब बाहर निकाल, नहीं तो तेरी बोटी बोटी एक कर दूंगा। लेकिन रमेश के मन में तो लालच आया था। वो डाकू को बहाने बनाने लगता है। तब डाकू को और भी गुस्सा आ जाता है और वो सभी मिलकर रमेश को मारने लगते हैं। लेकिन तब तक सुरेश पुलिस को लेकर वहां आ जाता है। पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। रमेश को डाकुओं ने खूब पीटा था, इसलिए सुरेश रमेश को जल्दी से अस्पताल में पहुंचा देता है और उसकी अच्छे से देखभाल करता है। कुछ दिनों बाद रमेश ठीक हो जाता है और सुरेश से वो कहता है, अरे सुरेश, देख, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और मेरी ये हालत हो गई। तुम सही समय रहते अगर पुलिस को लेकर नहीं आते तो मैं मर ही जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं भी गरीब लोगों की मदद करते जाऊंगा। उस दिन के बाद से रमेश की अकल ठिकाने आ जाती है और वो भी गरीब लोगों की मदद करने लगता है।